हेलो, दिस इज आर्यस। आज हम फ्रांस की क्रांति के कारकों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और यह क्रांति वहाँ के राजा लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। आज हम उन कारणों को देखेंगे जिनके चलते जनता फ्रांस की क्रांति करने को मजबूर हो गई। इसमें पहला कारक हम देखेंगे सामाजिक कारक। उस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतों को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त थे, जबकि आम जनता को इतने भी अधिकार एवं सहूलियतें नहीं प्राप्त थीं जिसके आधार पर वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं तक की पूर्ति कर सके। विशेषाधिकार होने के कारण सामंत आम जनता से मनमानी रकम वसूल करते थे। वह ऐसा करने को स्वतंत्र भी थे। ऐसा कोई कानून नहीं था जो इन सामंतों पर प्रतिबंध लगा सके, जो इनकी मनमानी को रोक सके। इस व्यवस्था का सबसे अधिक शिकार निम्न वर्ग था। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग एवं उच्च वर्ग का अंतराल बढ़ता जा रहा था, अर्थात उच्च वर्ग और धनी होता जा रहा था और निम्न वर्ग और गरीब होता चला जा रहा था। एक स्थिति ऐसी आ गई कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग जो नौकरी पेशे वाले थे वो इतने गरीब हो गए कि वह अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे। उच्च वर्ग अमीर होता चला गया और निम्न वर्ग गरीब होता चला गया। तो असमानता की इसी पराकाष्ठा ने फ्रांस की जनता को क्रांति करने के लिए विवश कर दिया। अब हम फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारक देखेंगे। उस समय फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था विद्यमान थी। इस व्यवस्था में सीमा विस्तार की होड़ लगी थी। एक देश दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने की होड़ में थे, जिसके कारण फ्रांस बहुत लंबे समय तक 200-300 वर्षों तक लड़ाइयों में ही व्यस्त रहा। इससे वहाँ की आर्थिक स्थिति पूरी तरह कमजोर हो गई। दूसरी बात, चूंकि राजतंत्र था इसलिए राजा का पुत्र ही राजा बनता था। राजा का पुत्र योग्य है या नहीं, राजा बनने लायक है या नहीं, यह नहीं देखा जाता था, बल्कि राजतंत्र में यही होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे लुई 15वां जब राजा बना तो उसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी। अब आप अनुमान लगाइए 5 वर्ष का बालक या बच्चा किस तरह देश का शासन कर सकता है। निश्चित रूप से वह शासन वह बालक नहीं कर रहा है, बल्कि उसके आसपास और जितने मंत्री हैं वही शासन कर रहे हैं। इसलिए न्याय की एक निश्चित और स्पष्ट दृष्टि नहीं रह पाई थी। लुई 16वां जब राजा बना तो उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। वह आलसी एवं कमजोर था, प्रभावहीन था और उसकी रानी अपनी फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। फ्रांस में एक समय ऐसी स्थिति आ गई कि आम जनता के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। जब भूखी जनता महल के सामने खाना मांगने के लिए इकट्ठा हुई तो रानी ने एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य उस समय कहा था जनता से कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है, अर्थात रोटी नहीं है, तो केक खा लो। इसका तात्पर्य यही है कि रानी को इस बात का भी इल्म नहीं था कि जिस गरीब जनता के पास रोटी खरीदने का सामर्थ्य नहीं है वह केक कहाँ से खरीद कर खा सकता है। जब फ्रांस की जनता के पास आखिरी उम्मीद जो राजा थे वहाँ से भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो अंततः वह क्रांति करने को मजबूर हो गए। अब हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारक। फ्रांस की स्थिति उस समय बहुत ही दयनीय थी। कई सौ वर्षों तक लड़ाइयों के बाद आर्थिक स्थिति उसकी पूरी तरह जर्जर हो गई थी। फ्रांस की स्थिति का अंदाजा हम इस वक्तव्य से लगा सकते हैं कि लुई 15वें ने अपने शासनकाल में कहा था, मेरे बाद प्रलय। लुई 15वां के बाद लुई 16वां राजा बना। उसने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए, लेकिन वह असफल रहा। इन आर्थिक सुधारों से जनता को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला। जनता की दयनीय और दीनहीन स्थिति वैसी ही बनी रही। इसके बाद फ्रांस के राजा लुई 16वां ने नया कर लगा दिया, जिससे फ्रांस की जनता क्रांति करने को मजबूर हो गई। अब हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति के धार्मिक कारक। क्रांति से पूर्व फ्रांस में धार्मिक संगठन में शक्ति केंद्रित होती जा रही थी।
सभी लोगों को रोमन कैथोलिक धर्म को स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया गया था। एक तो वैसे ही फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर थी, व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत परेशान था, लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो पा रही थी। उन दिनों चर्च इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे कर लगाने तथा वसूल करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। उस समय फ्रांस के देश की कुल भूमि का लगभग 20% हिस्सा चर्च के अधीन हो गया था। चर्च के खजाने में लगातार वृद्धि होती चली जा रही थी और इधर आम जनता धीरे धीरे और अधिक गरीब होता चला जा रहा था। यही परिस्थितियां लुई 16वां का शासन आते आते क्रांति में बदल दी। अब हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के वैचारिक कारक। फ्रांस की क्रांति में वैचारिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हमारे सोच में ही नहीं आएगा कि हमें क्रांति करनी है तो हमारी परिस्थितियां हमें क्रांति करने को मजबूर नहीं कर सकती। और इन विचारों को बदलने में सामाजिक चिंतकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह आम जनता के विचारों को अपरिवर्तित करने का पूरी तरह प्रयास किए, तभी क्रांति संभव हो पाई। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में कहा है, राज्य की निरंकुशता निश्चित रूप से विरोध के योग्य है। उन्होंने चर्च के शोषण की भी तीव्र आलोचना की है। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि विधायी, प्रशासनिक एवं न्यायिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात जो नियम बनाए, जो कानून बनाए और जो न्याय दे और जो उसे क्रियान्वित करे, तीनों में अंतर होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, वरना न्याय नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ही कानून बनाया और उस कानून के वजह से किसी को समस्या हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हमारे ही पास न्याय के लिए आएगा, तो हम निश्चित रूप से उसे यही बताएंगे कि नहीं, यह कानून सही है, तुम्हारे में ही कोई समस्या है। सामाजिक चिंतक वॉल्टेयर ने चर्च द्वारा शोषण से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। वह यह कहते थे कि चर्च ने अब बहुत अधिक धन कंसेंट्रेट किया है, बहुत अधिक धन संचय किया है, इसी के आधार पर आम जनता गरीब है। वॉल्टेयर ये भी कहते थे कि धार्मिक सहिष्णुता का होना चाहिए, अर्थात हम चाहे जिस धर्म को माने, इस पर हम पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वह बोलने की स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे। दार्शनिक रूसो ने विचार व्यक्त किया था कि किसी भी देश की जनता को अपना शासक चुनने का अधिकार है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप राजा के बेटे को ही राजा बनाएं। हम इस देश में रह रहे हैं, हम इस देश की पूरी जनता हैं और जनता स्वयं निश्चित करे कि उसका राजा कौन होगा। इस तरह यह सभी मानवतावादी एवं धर्मनिरपेक्ष नीतियों ने फ्रांस की जनता के विचारों में परिवर्तन लाया, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया।